हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस दिस इज रंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे ऑब्स्टेटिक के नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं परप्यूरियल चेंजेस के बारे में। जिसमें हम लोग बेसिकली आज देखेंगे कि जो परप्यूरा वुमेन होती है जिसने अभी जस्ट क्या किया, चाइल्ड को बर्थ दिया है, उसमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बॉडी में कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पे होते हैं, ताकि वो फिर से प्री या फिर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाए, उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परप्यूरियम के बारे में कि परप्यूरियम का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बोला गया है परप्यूरा इज अ वुमेन हु जस्ट गिवन बर्थ। ठीक है, क्या बोला गया है कि परप्यूरा क्या होता है? परप्यूरा किसको बोलते हैं? वुमेन को जिसने अभी जस्ट क्या किया है, चाइल्ड को बर्थ दिया है, उसको हम लोग परप्यूरा कहते हैं। ठीक है, अब बोला गया परप्यूरियम बिगिंस जस्ट आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा एंड कंटिन्यूस फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स। ठीक है, जो परप्यूरियम पीरियड होता है, हम लोग ने पिछले वीडियोस में भी देखा था, परप्यूरियम जो पीरियड होता है वो कितने दिन के लिए रहता है? बेसिकली जस्ट आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा, मतलब कि जैसे ही प्लासेंटा एक्सपेल आउट हुआ फ्रॉम द यूट्रस, उसके बाद से लेके अगले 6 वीक्स तक के पीरियड को हम लोग परप्यूरियम पीरियड कहते हैं। और इस कंडीशन में जो मदर्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहते हैं वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब कि परप्यूरियल स्टेज में जो मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो अगेन कोशिश करते हैं कि वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में चले जाएं। इसमें बेसिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो इट इंक्लूड्स द चेंज इन द यूट्रस, हार्मोन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, ब्रेस्ट, इंक्लूडिंग द अदर फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल बैलेंसेस। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलता है? तो चेंजेस हमारा देखने को मिलता है यूट्रस में, चेंजेस लेवल देखने को मिलता है हार्मोन्स में, जो हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा हुआ था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के पीरियड में, वो आपस से अपने प्री प्रेग्नेंट या फिर नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को मिलता है और ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द परप्यूरियल स्टेज। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि कौन कौन से परप्यूरियल चेंजेस देखने को मिलते हैं एक नॉर्मल परप्यूरियम में। ठीक है, नॉर्मल परप्यूरियम की बात करें तो उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सब क्या आता है कि इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, इन्वॉल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चेंजेस इन द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी रिटर्न टू प्री प्रेगनेंसी स्टेज या फिर प्री प्रेग्नेंट स्टेज। ठीक है, बेसिकली क्या है? इन्वॉल्यूशन बेस हम लोग इसको बोलते हैं। इन्वॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे जो जेनाइटल ट्रैक्ट है या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि चेंज हो गए थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो वापस से रिटर्न करते हैं टू द नॉन प्रेग्नेंट या फिर प्री प्रेग्नेंट स्टेज। तो इन्वॉल्यूशन का डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इन्वॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछ सकता है, इन्वॉल्यूशन क्या होता है ये भी पूछेगा। तो इन्वॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि इन्वॉल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चेंजेस इन द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी की वजह से जो चेंजेस हुए थे जेनाइटल ट्रैक्ट में, रिटर्न्स टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेज। एंड बोला गया कि द चेंजेस रिटर्न टू ऑलमोस्ट प्री प्रेग्नेंट स्टेट बट नेवर टू देयर ओरिजिनल स्टेट। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में तो आ रहे हैं लेकिन कभी भी ओरिजिनल स्टेज में नहीं जा सकते, क्योंकि यूट्रस जो पहले था फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले कभी भी वापस उसी स्टेट में नहीं आ सकता। इसके अलावा बोला गया कि जो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इन द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड द ब्रेस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेस हमें परप्यूरियल के समय देखने को मिलता है वो आता है इन द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड द ब्रेस्ट, एंड द चेंजेस ड्यू टू प्रेगनेंसी इन द अदर सिस्टम ऑल्सो रिटर्न टू नॉर्मल। और जो हार्मोनल लेवल चेंज हुए थे या फिर अदर जो सेकेंडरी चेंजेस हुए थे पूरे फीमेल के बॉडी में, वो सभी नॉर्मल स्टेज में आते हैं। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो रहता है वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। जो साइकोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं या फिर जो फिजियोलॉजिकल सारे चेंजेस जो रहते हैं वापस रिटर्न करने की कोशिश करते हैं टू द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वॉल्यूशन। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन द जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे कि हम लोग ने देखा कि दो जगह पे सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, दैट इज इन द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड द ब्रेस्ट। तो हम लोग बेसिकली पहले बात करेंगे चेंजेस इन द जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस है वो अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेज में आ रहा है। तो बेसिकली बोला गया है कि इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी द यूट्रस इज ऑफ द साइज ऑफ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो यूट्रस है तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो
कौन सी स्टेज पे आ जाता है, जब 20 वीक्स का जेस्टेशन था उस समय जो हमारे यूट्रस का साइज था उस स्टेज पे आ जाता है। एंड इट्स वॉल आर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर थिक एंड इट वेव्स अबाउट 900 to 1000 ग्राम। क्या बोला गया है कि इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड जो हमारा यूट्रस है वो 20 वीक्स का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का साइज कितना हो जाता है, तो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के साइज के बराबर हो जाता है और इसका वेट होता है अबाउट 900 to 1000 ग्राम। अब बोला गया ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days द यूट्रस रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज एंड देन श्रिंक। पहले 2 दिन तक क्या होगा, मतलब कि अगले 48 घंटे तक यूट्रस में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो 20 वीक्स के साइज के बराबर ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे चेंजेस दिखना चालू होगा। After 1 week, it descends up to the midway between the umbilicus and the pubic symphysis and weighs about 500 ग्राम। अभी शुरू में कितना वेट था हमारा, 900 to 1000 ग्राम था। अब कितने दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद हमारा जो यूट्रस है वो डिसेंड करने लगेगा और जो हमारा यूट्रस प्यूबिक सिम्फाइसिस, अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के सेंटर में मिडवे में कहीं रहेगा। अभी तक हमारा क्या हुआ था, अम्बिलिकस तक हमारा यूट्रस पहुंच गया था, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे डिसेंड करना चालू कर देगा। पहले हफ्ते में क्या हो रहा है, 500 ग्राम तक वेट आ जा रहा है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये डिसेंड करता है विद इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, मतलब क्या होगा कि 7 से 10 दिन के अंदर जो हमारा मिडवे था ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक वो अब आ जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर और पेल्विक कैविटी में एंटर कर जाएगा और यूट्रस का जो वेट है रिड्यूस कर जाएगा अप टू द 300 ग्राम। ठीक है, और यूट्रस का जो वेट अभी जब फर्स्ट डे था, जब डिलीवरी हुई तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ग्राम था। अब 7 से 10 दिन में जो हमारा यूट्रस का वेट है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 300 ग्राम रह जाएगा। बोला गया है विद इन द फर्दर 4 वीक्स इट रिगेन्स इट ओरिजिनल साइज एंड वेव्स अबाउट 100 ग्राम। और 4 हफ्ते के बीच, ठीक है, 4 हफ्ते के अंदर जो हमारा यूट्रस रहेगा वो कितने का हो जाएगा, ओरिजिनल साइज का हो जाएगा, मतलब कि जो नॉर्मल यूट्रस का साइज होता है उसके आसपास आ जाएगा। और अब जो यूट्रस का वेट रहेगा वो अब सिर्फ बचेगा कितना, 100 ग्राम। अभी तक यूट्रस का वेट कितना था, सबसे पहले डिलीवरी के समय 1000 ग्राम था, फिर 7 दिन में अगले वीक में आ गया था 500 ग्राम पे, फिर 7 से 10 दिन पे आ गया था 300 ग्राम पे। वहीं पे 4 हफ्ते में जो हमारा ओरिजिनल साइज है वो रिगेन हो जाता है और यूट्रस का वेट डिक्रीज होकर हो जाता है सिर्फ 100 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको, स्टेजेस कितने कितने पे। अब बोला गया इन द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ द मसल सेल डू नॉट डिक्रीजेस अप्रेसिवली बट द इंडिविजुअल सेल्स डिक्रीजेस मार्केटली इन द साइज बाय द प्रोटीन ऑटोलिसिस। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो साइज कम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन ऑटोलिसिस की वजह से हो रहा है, न कि यहाँ पे सेल का नंबर कम हो रहा है। यहाँ पे सेल का नंबर नहीं कम हो रहा है बल्कि जो सेल का साइज है वो डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ऑटोलाइसिस। इसमें क्या बोला गया कि जो बेसल लेयर होता है डेसिडुआ का रिमेन्स इन द यूट्रस एंड द स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डिसोडिया इज इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स एंड विद इन अ डे और 2 द डेसिडुआ इन द यूट्रस get differentiated into 2 layers. Superficial layer becomes the necrotic and gets cast off in the lochia and the deep layer in the source of new endometrium। ठीक है, क्या बोला गया कि जब हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी के समय जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ रहता है तो वहाँ पे डेसिडुआ बेसल लेयर जो रहता है डेसिडुआ का वो यूट्रस में ही रह जाता है और जो ऊपर सुपरफिशियल लेयर रहता है वो प्लासेंटा के साथ निकल जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा डेसिडुआ अंदर बचा है उसके 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है और जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो नेक्रोस होकर बाहर टूट के लोचिया के फॉर्म में, मतलब कि जो वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं उसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है। वहीं पे जो डीप लेयर रहता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फॉर्म करता है। अब दिस प्रोसेस ऑफ न्यू एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन इज रैपिड एक्सेप्ट एट द प्लासेंटल साइट विद इन द 7 to 10 days सरफेस गेट्स कवर्ड विद द एपिथेलियम एंड एट द एंड ऑफ द 3rd वीक द एंटायर एंडोमेट्रियम इज रिस्टोर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा एंटायर एंडोमेट्रियम है वापस से अपना जो एपिथेलियल का होता है कब तक उसका डेवलप हो जाता है, 3 वीक के अंदर। इसके बाद इट डज कंटेन ऑकेशनल रिमेनेंट्स ऑफ द हाइलाइन्स डेसिडुआ एंड द ल्यूकोसाइट्स। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। अभी तक हम लोग ने क्या देखा इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस में कि उसका साइज कैसे कैसे कम होते जा रहा है। पहले दिन कितना था, 7 दिन में कितना हुआ, उसके बाद अगले 7 से 10 दिन में कितना हुआ और 4 हफ्ते में ओरिजिनल स्टेज पे आ गया। वैसे जो हमारा यूट्रस का लेयर था एंडोमेट्रियम था वो 3rd वीक तक अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। बोला गया कंप्लीट एक्सट्रूजन ऑफ द प्लासेंटल साइड टेक्स अप टू
6 वीक्स। ठीक है, जो हम लोग ने देखा कि ये तो सारी जगह पे हमारा ये इंटायर एंडोमेट्रियम आ जाता है, लेकिन जो प्लासेंटल वाला साइट होता है वहाँ पे एंडोमेट्रियम रिस्टोर होने में कितना समय लग जाता है, 6 वीक लग जाता है। और अगर इस प्रोसेस में डिले हुई तो ऐसे में सेकेंडरी हेमोरेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिले इन दिस प्रोसेस में लीड टू सेकेंडरी हेमोरेज एंड द प्लासेंटल साइज जो होता है हमारा पाम साइज का होता है सून आफ्टर द डिलीवरी। अब प्लेसेंटल साइट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला गया कि प्लेसेंटल जो साइट होता है वो पाम साइज का होता है आफ्टर द डिलीवरी, और ये क्या होता है रिड्यूस हो जाता है अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर इन द साइज एट द एंड ऑफ द 2 वीक्स। 2 हफ्ते के अंदर वो 3 से 4 सेंटीमीटर का हो जाता है। नॉर्मली वो 20 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है प्लेसेंटल साइट। अब बोला गया है साइट कंसिस्ट ऑफ मेनी थ्रोम्बोस्ड ब्लड वेसल्स एंड दैट अंडरगो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बस। एंड बोला गया कि इन्वॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन। ये जो हमारा प्लेसेंटल साइट है उसको एक्सफोलिएट करने के लिए की वजह से इन्वॉल्यूशन जो प्रोसेस होता है हमारा अफेक्ट होता है। और एक्सफोलिएशन जो होता है बॉट होता है अबाउट बाय द अंडरमाइनिंग ऑफ द प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट बाय द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू पार्शियली फ्रॉम द पेरीफेरी एंड पार्टली फ्रॉम द ग्लैंड्स एंड द स्ट्रोमा लेफ्ट इन द डेप्थ ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस। तो यहाँ पे जो एक्सफोलिएशन का प्रोसेस है वो दो तरह से होता है। एक तो जो हमारा प्लासेंटा था उसके सेंटर पे तो क्या था वो डीपली इम्बेडेड था, तो उसके जो पेरीफेरी होते हैं वहाँ से एंडोमेट्रियल टिश्यू का ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं पे जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे भी जो अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक हमारा डेसिडुआ बेसिलिस में जो हमारे ग्लैंड्स या फिर स्टोमा लेफ्ट है वहाँ से हमारा एंडोमेट्रियल टिश्यू का ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक्सफोलिएशन ऑफ द प्लासेंटल साइट हो जाता है। इसके बाद सर्विक्स गेट्स ग्रेजुअली क्लोज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द 2 फिंगर सून आफ्टर द डिलीवरी टू द 1 फिंगर एंड देन जस्ट अ टिप ऑफ द फिंगर एंड देन इट विल गेट क्लोज। ठीक है, क्या बोला गया कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उस समय सर्विक्स में 2 फिंगर इंटर हो सकते हैं। वहीं पे सून आफ्टर द डिलीवरी वो जो साइज होता है 1 फिंगर का होता है। ठीक है, सर्विक्स क्लोज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 2 फिंगर टू 1 फिंगर सून आफ्टर द डिलीवरी। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर मतलब कि जो हमारी छोटी उंगली होती है उसका टिप ही बस यहाँ तक पहुँच सकता है। बट देर इज ऑलवेज एविडेंस ऑफ द पार्सिरेशन वेल सर्कल्ड एक्सटर्नल ओएस बिकम्स अ ट्रांसवर्स स्लिट। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे लेकिन एक एविडेंस रह जाता है कि वहाँ पे पार्सिरेशन हुआ है कि जो वेल सर्कल्ड हमारा एक्सटर्नल ओएस रहता है अब कैसा हो जाता है ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म में बन जाता है। और साथ ही साथ बोला गया कि लोअर सेगमेंट इन्वॉल्यूट्स फास्टर विच इज थिन फ्लैबी एंड कोलैप्स वन कैन नॉट डिफरेंशिएट लोअर सेगमेंट बाय द 3rd डे। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी के समय जैसे डिलीवरी नज़दीक आने लगती है तो हमारा यूट्रस में लोअर सेगमेंट लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट बन जाता है। लेकिन बोला गया है कि एक बार डिलीवरी हो गई तो 3rd डे से हम लोग यूट्रस को लोअर यूट्राइन सेगमेंट और अपर यूट्राइन सेगमेंट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये सारे चेंजेस हमें यूट्रस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यूट्रस के अंदर 4 चेंजेस हम लोग ने देखा। सबसे पहले हम लोग ने यूट्रस में क्या चेंजेस देखा कि यूट्रस का साइज कम हो रहा है ड्यू टू द प्रोटीन ऑटोलाइसिस। फिर दूसरा हम लोग ने देखा कि वहाँ पे जो प्लेसेंटल साइट है वो कैसे एक्सफोलिएट हो रहा है, प्लेसेंटा जो हो रहा है एंडोमेट्रियम कैसे वहाँ पे डेवलप हो रहा है और प्लेसेंटा को एक्सफोलिएट कैसे किया जा रहा है, ये तीसरा देखा। तीसरा में हमारा जो सर्विक्स है उसका चेंजेस देखा और लास्ट में हम लोग ने एक्सटर्नल ओएस के बारे में देख लिया और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बारे में देख लिया। अब आता है हमारा सेकंड चीज दैट इज लोक्चिया। लोक्चिया क्या होता है बेसिकली कि इट इज़ द डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एंड इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द ब्लड एंड द नेक्रोटिक डिसिडुआ। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जो हमारा प्लेसेंटल साइट होता है वो क्या होता है 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। सुपरफिशियल लेयर जो होता है वो नेक्रोटिक हो जाता है वो, और जो ब्लड होता है अंदर वो सारी चीज़ें जो होते हैं डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट और इसी को हम लोग लोक्चिया कहते हैं। इसके बाद बोला गया कि इनिशियली इट इज़ ऑफ ब्राइट रेड कलर एंड प्रोफ्यूज इन द क्वांटिटी, ग्रेजुअली इट बिकम्स कलरलेस एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटी अबाउट 250 ml फॉर द फर्स्ट 5 to 6 डेज। क्या बोला गया है कि नॉर्मली जो हमारा लोक्शिया रहता है उसका जो कलर रहता है शुरुआत में वो ब्राइट रेड कलर का रहता है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ जस्ट पार्चुरेशन हुआ रहता है तो जिसकी वजह से जो वेसल्स रहते हैं वो अभी ब्रेक हो रही होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट रेड कलर रहता है क्योंकि यहाँ पे अभी तक नेक्रोटिक टिश्यू नहीं आया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है ये कलरलेस हो जाता है और इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये कितना रहता है क्वांटिटी में तो अबाउट 250 ml होता है फॉर द फर्स्ट 5 to 6 डेज के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट चीज बोला गया कि जो लोकिया होता है वो अल्कलाइन रिएक्शन होता है एंड कैरेक्टराइज्ड एक अदर इसमें देखने को मिलता है, जिसमें रेड सेल्स होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डेसिडुआ के डेब्रिस रहते हैं, नेक्रोटिक और वजाइनल एपिथेलियम रहता है। ठीक है, तो कंटेंट आपको याद रखना है लोकिया में क्या क्या रहता है। लोकिया में बेसिकली हमारा ब्लड रहता है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स रहते हैं, डेसिडुआ बेसालिस रहता है और वजाइनल एपिथेलियम देखने को मिलता है। अब बोला गया कि टू बिगिन विथ इट इज स्टेराइल बट सून गेट्स कॉलोनाइज्ड बाय द वजाइनल ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, लेकिन ये जो लोकिया की कंडीशन है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होती है, तो जल्दी ही इसमें क्या होता है, कॉलोनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। In absence of the clinical sign of the sepsis, this infection has no value. This is non-pathogenic in absence of the clinical signs of the sepsis. Basically, अगर signs of sepsis नहीं दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे signs of sepsis दिख रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है फीमेल को, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। वहीं पे बोला गया ब्लड स्टेन लोकिया फॉर द फर्स्ट 3 to 4 days आफ्टर द लेबर इज नोन एज लोकिया रूब्रा. Soon it becomes paler by the first week of the delivery, and from the 7 to 14 days, lochia become brown to yellow and contain blood, leukocyte, and necrotic decidui. This is called as lochia cirrhosa, and the lochia alba is a turbid white discharge of the leukocyte and mucus, and it lasts for 3rd to 4th week. ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया है कि जो लोकिया हो रहा है इसके 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक लोकिया रूब्रा होता है, दूसरा लोकिया सिरोसा होता है और तीसरा हमारे पास लोकिया अल्बा होता है। जो लोकिया रूब्रा होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सिर्फ ब्लड होता है और ये पहले हफ्ते में देखने को मिलता है। फिर दूसरे हफ्ते में बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो डिस्चार्ज है उसमें ब्लड के साथ साथ ल्यूकोसाइट और नेक्रोटिक डेसिडुआ टिश्यू भी आ गया, तो इसको हम लोग ने नाम ले दिया लोकिया सिरोसा। और उसके बाद यही जो डिस्चार्ज है टर्बिड वाइट कलर का हो जाता है और इसको हम लोग ने नाम दे दिया लोकिया अल्बा, जो कि अगले 3 से 4 वीक के लिए होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया चेंजेस इन द यूट्रस। चेंजेस इन द यूट्रस में 2 चीज़ें हम लोग ने देखा, एक तो यूट्राइन चेंजेस में कि उसका साइज ये सब डिक्रीज हो रहा है, दूसरा हम लोग ने लोकिया देख लिया। अब थर्ड चीज़ देखते हैं इन्वॉल्यूशन ऑफ द अदर पेल्विक ऑर्गन, जिसमें हमें वजाइना एंड वल्वा जो है विच वेयर स्ट्रेच ड्यूरिंग द लेबर रिटर्न टू देयर प्री ग्रेविड साइज बाय द 3rd वीक ऑफ द पोस्टपार्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वजाइना और वल्वा है उसमें जो चेंजेस हुए थे वो स्ट्रेच आउट हुए थे, वो प्री ग्रेविडा स्टेज में कब तक आ जाते हैं, बाय द 3rd week of the postpartum, and the perineal involution is fast, and by the 5th they return to its normal state and except the episiotomy tears। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है, वजाइना और वल्वा वापस कब तक आ जा रहे हैं, 3rd वीक तक। वहीं पे जो पेरिनियल स्ट्रेचिंग हुई थी, पेरिनियल इन्वॉल्यूशन हुआ था, वो कब 5 दिन में ही वापस आ जाता है। वहीं पे जो एपिसियोटॉमी सीजर हम लोग ने लिया था उसको तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा हील होने के लिए। वहीं पे जो फेलोपियन ट्यूब्स है और जो ओवरीज है अगेन इन्वॉल्यूट करते हैं स्लोली, और इनको कितना टाइम लगता है, 3 से 4 वीक लगता है ताकि वो प्री ग्रेविडा स्टेज में जा सकें। तो फेलोपियन ट्यूब्स एंड द ओवरीज को कितना लग रहा है, 3 वीक्स लग रहा है। वहीं पे वजाइना एंड वल्वा को भी कितने दिन लग रहा है, 3 वीक्स लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि इसको कितना टाइम लग रहा है। उसके अलावा बोला गया स्ट्रेच लिगामेंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू इन्वॉल्व। ठीक है, जो अदर लिगामेंट्स हैं हमारे यूट्राइन के, उनको टाइम लगता है फॉर द इन्वॉल्यूशन। इसके बाद आता है दैट इज मेंसुरेशन। इन द लैक्टेटिंग वुमेन मेंसुरेशन एंड द ओव्यूलेशन आर डिलेड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो मेंसुरेशन रहता है वो लैक्टेटिंग वुमेन में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से और डिलेड रहता है, और ओव्यूलेशन भी इनमें देखने को नहीं मिलता। बोला गया है कि मेंसुरेशन में रिटर्न एज अर्ली एज द 2nd मंथ और एट डिलेड एज लेट अप टू 18 मंथ आफ्टर द डिलीवरी। जो मेंसुरेशन होता है, ये मेंसेस होते हैं, कम से कम 2 महीने तक डिलेड रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक डिलेड रह सकते हैं। वहीं पे बोला गया कि अगर चाइल्ड जो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग है तो अमेनेरिया लॉन्गर रह जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर दैट द वुमेन कैन कंसीव इन स्पाइट ऑफ अमेनेरिया। इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन मेंसुरेशन रिटर्न्स अर्लीस्ट बाय द 6th वीक। अगर नॉन मेंसुरेटिंग वुमेन है तो ऐसे में 6 हफ्ते में ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे वापस से मेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं। वहीं पे अगर लैक्टेटिंग है तो उसमें 2 महीने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अमेनेरिया की कंडीशन है फिर भी हो सकता है कि वहाँ पे ओवुलेशन हो रहा हो और उसमें वुमेन जो होती है प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना जरूरी है।
तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया चेंजेस इन द यूट्रस एंड द चेंजेस इन द पेल्विक ऑर्गन्स। अब बात करते हैं चेंजेस इन द ब्रेस्ट के बारे में। तो बेसिकली जो जब हम 11 चैप्टर देखेंगे दैट इज स्तन्य विज्ञान, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि चेंजेस इन ब्रेस्ट क्या होता है। तो इसमें बेसिकली आपको यही याद रखना है कि चेंजेस इन ब्रेस्ट में क्या क्या होता है कि जो पिगमेंटेशन हुआ रहता है एरियोलार पे, वो पिगमेंटेशन कम हो जाता है, जो हमारा जो निपल जो नोडुलर हो चुके हैं वो कम हो जाते हैं, ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये सब चेंजेस यहाँ पे हमें बेसिकली ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चेंजेस इन ब्रेस्ट जो होंगे हम लोग आगे देख लेंगे, क्योंकि वही सेम टॉपिक 2 बार पढ़ के कोई मतलब नहीं है, स्तन्य विज्ञान में अगेन इसको पढ़ना ही है। उसके बाद चेंजेस इन द अदर सिस्टम की बात करते हैं, कौन कौन से सिस्टम में चेंजेस होते हैं। तो जैसे हम लोग ने पल्स देखा था, पल्स क्या होता है, फीमेल में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के समय। तो बोला गया सून आफ्टर द लेबर वुमेन इज एक्सट्रीमली फटीग्ड एंड द पल्स इज मॉडरेटली रेज्ड विच सेटल्स डाउन टू द नॉर्मल बाय द सेकंड डे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है जिसका लेबर अभी हुआ है उसमें एक्सट्रीम फटीग हुआ रहता है, जिसकी वजह से पल्स मॉडरेटली बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वो सेकंड डे तक नॉर्मल हो जाता है। आफ्टर द 48 आवर्स जो क्या होता है नॉर्मल हो जाता है। वहीं पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी इसमें सब नॉर्मल देखने को मिलता है। ओकेजनली इसमें सिवरिंग देखने को मिल सकता है फीमेल के अंदर, और थोड़ा सा टेम्परेचर देखने को मिल सकता है बढ़ा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पर्प्यूरियल फीवर भी बोलते हैं, जो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ये बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू द रिएक्शन फ्रॉम द मस्कुलर फटीग ऑफ द लेबर, जो मसल में फटीग हुआ है उसके वजह से यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। और ये नॉर्मली कितने 24 घंटे के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है। आफ्टर द फर्स्ट डे the temperature shows diurnal variation of the half to 1 degrees but never rises to 99 degree Fahrenheit. Rise of the temperature above 100 डिग्री फ़ारेनहाइट शुड बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल। ठीक है, अगर मान के चलो 24 घंटे के बाद वहाँ पे टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है तो ऐसे में क्या है वो सेप्टिक कंडीशन हो सकते हैं, वहाँ पे सेप्सिस हो सकता है, डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें कंसिडरेशन लेना पड़ सकता है कि ये अब नॉर्मल है और उसके लिए वहाँ पे क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर में बोला गया कि ब्लड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज एंड द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द लेबर एंड पिक्स 60% इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी एंड द ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेज ड्यू टू द डायूरेसिस फ्रॉम द सेकंड टू द 5th डे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है फ्रॉम द सेकंड टू द 5th डे ड्यू टू द डायूरेसिस। ऐसे में वो वापस कब आ जाता है, तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक अगेन हमारा जो ब्लड प्रेशर है या फिर जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है अगेन नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अदर चेंजेस में हम लोग ने क्या क्या देखा, पल्स जो रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वापस से वो नॉर्मल हो जाता है सेकेंड डे तक। टेम्परेचर फर्स्ट 24 आवर्स में बढ़ा हो सकता है ड्यू टू द मस्कुलर फटीग, तो वो भी अगेन 24 आवर्स के बाद आ जाता है नॉर्मल। अगर 24 आवर्स के बाद भी फेब्राइल कंडीशन बनी है तो ऐसे में सेप्सिस के चांसेस हो सकते हैं। और ब्लड वॉल्यूम में देखा कि ब्लड वॉल्यूम डायूरेसिस की वजह से कम हुआ रहता है फ्रॉम द सेकेंड टू 5th डे, जो कि फर्स्ट वीक के एंड तक नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ब्लड वैल्यू की बात करें तो इसमें बोला गया कि हीमोग्लोबिन लेवल राइजेस कंसिडरेबली ड्यू टू हीमो कॉन्सेंट्रेशन बट इट गेट्स स्टेबल बाय द 5th डे। क्या बोला गया है कि बेसिकली यहाँ पे डायूरेसिस हो रहा था तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है 5th डे या फिर बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। वहीं पे हीमोटोक्रिट जो वैल्यू है फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ होता है लेबर में और ये धीरे धीरे क्या होता है ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो जाती है। वहीं पे ल्यूकोसाइड जो काउंट है वो इंक्रीज रहता है कंसिडरेबली एंड मे रीच अप टू द 30,000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड विद द प्रेडोमिनेंट ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसमें ग्रेनुलोसाइट का लेवल बढ़ा हुआ ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड द प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन लेवल रिमेंस एलिवेटेड बाय द फर्स्ट वीक एंड द ESR रिमेंस हाई। ESR भी बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद हमारा WBC भी बढ़ा रहेगा और फाइब्रिनोजन जो लेवल है हमारा फाइब्रिनोजेन लेवल वो भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए इन सब का लेवल देखने को मिलता है बढ़ा हुआ। वहीं पे क्या देखा हम लोग ने, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा रहेगा और हेमाटोक्रिट का वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ब्लड वैल्यूज़ में। तो ब्लड वैल्यूज़ में लगभग सारी चीज़ें हमारी एलिवेटेड है। हीमोग्लोबिन भी एलिवेटेड है, उसके बाद ल्यूकोसाइट काउंट भी एलिवेटेड है, उसके बाद प्लाज्मा फाइब्रोजेन लेवल भी एलिवेटेड है, हमारा ESR का भी लेवल एलिवेटेड है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या चेंजेस होते हैं, तो बोला गया देयर इज अ डायूरेसिस ड्यूरिंग द सेकेंड टू द 5th डे ऑफ द पोस्ट डिलीवरी डे। द बॉडी इज गेटिंग रीड ऑफ द एक्सेस फ्लूइड रिटेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टोज यूरिया
इज प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे जो यूरिन है उसमें लैक्टोज का भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा, एंड द डायलेटेड यूरेटर्स एंड द रेनल पेल्विसेस रिटर्न्स टू द नॉर्मल बाय द 8th वीक, ठीक है। ये जो डायूरेसिस की कंडीशन है ये 2 से 5 दिन तक हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद एंड ऑफ द फर्स्ट वीक तक ये क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो पेल्विस है, जो डायलेटेड यूटरस और डायलेटेड रेनल पेल्विस है, वो 8 वीक तक क्या होते हैं, नॉर्मल पे आ जाते हैं। और जो यूरिनरी ब्लैडर है ग्रेजुअली रिगेन्स द टोन, ठीक है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है अगेन अपना जो टोनिसिटी है रिगेन कर लेता है ग्रेजुअली। इसके बाद आता है जीआईटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बोला गया कॉन्स्टिपेशन इज द रूल फॉर सम डेज एंड ड्यू टू इनिबिशन ऑफ द स्मूथ मसल टोनिसिटी, ठीक है। मोटिलिटी जो रहती है हमारे स्मूथ मसल के कम होने की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। ये एनेस्थेसिया की वजह से भी हो सकता है या फिर डिफरेंट अदर रीजन से हमारी जो मसल्स है उसकी मोटिलिटी कम होने की वजह से वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकते हैं। वहीं पे वेट लॉस की बात करें तो ऑफ कोर्स वुमेन में क्या होगा, वेट का लॉस देखने को मिलता है। वुमेन लूजेस द वेट ऑफ द 4 kg ड्यू टू द वेट ऑफ द फीटस एंड द प्लासेंटा एंड द लिकर अमनाई। फर्दर लॉस ऑफ द 3 kg इज ड्यू टू द वाटर लॉस एंड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो टोटल कितना लॉस बोला गया है, 7 kg के आसपास का लॉस होता है। बेसिकली क्या बोला गया है कि लूज करती है वेट ऑफ 4 kg ड्यू टू द वेट ऑफ द फिटस। फिटस का वेट कम होने की वजह से डायरेक्ट 4 kg का लॉस होता है। और प्लासेंटा और लिकर अमनियाई, ये 3 फीटस, प्लासेंटा और लिकर अमनियाई का टोटल वेट अप्रॉक्सीमेटली 4 kg कम हो जाता है। और उसके बाद वाटर लॉस डायूरेसिस की वजह से और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस मतलब कि ऑटोलाइसिस ऑफ प्रोटीन आदि के होने की वजह से यहाँ पर 3 kg का लॉस होता है। मतलब टोटल वेट लॉस हमें कितना देखने को मिल रहा है, 7 kg तक का वेट लॉस देखने को मिलता है ड्यूरिंग द परपेरियल पीरियड। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया बेसिकली क्या क्या सारी चीज़ें कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग परपेरियम वुमेन में, ताकि हम लोग कोई भी डिफॉर्मिटी या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस को वहाँ पे डायग्नोस कर सके। तो बोला गया था क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द परपेरियम वुमेन इन्वॉल्व्स असेसिंग हर फिजिकल एंड द इमोशनल वेलबींग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ये बेसिकली इंक्लूड करता है दैट इज जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हमारा क्या क्या आ जाता है, वाइटल साइंस जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाना हो, पल्स कम या ज़्यादा ना हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो या फिर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो, ताकि सेप्सिस, इन सारी चीज़ों को रूल आउट किया जा सके। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में बेसिकली हम लोग क्या बोला गया कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ द परपेरियल वुमेन इज क्रूशियल फॉर असेसिंग द पोस्ट पार्टम रिकवरी। रिकवरी कैसे हो रही है, हमारा यूट्रस का इन्वोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए वहाँ पे हमें क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। और इसमें हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन में हमें क्या दिख सकता है, डिस्टेंशन दिख सकता है, स्कार्स है कि नहीं, अगर डिस्टेंशन है तो वो किस रीजन से, हिमेटोमा ये सारी चीज़ें तो नहीं है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्कार्स जैसे कि सिजेरियन सेक्शन है किया हुआ है तो ऐसे में स्कार्स कैसा है, स्कार प्रॉपर है कि नहीं, या फिर वो फिल हो रहा है कि नहीं, जो वहाँ पे घाव है, जो वोंड है वो हील हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब नॉर्मल कोई बल्जिंग तो नहीं है हमारे एब्डोमेन में, फिर साइंस ऑफ इन्फेक्शन या फिर हिमोटोमा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग इंस्पेक्शन के थ्रू देखेंगे। वहीं पे पाल्पेशन में हम लोग देखेंगे कि यूट्राइन इन्वोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, साइज, पोजीशन और फॉर्मनेस ऑफ द यूट्रस चेक करेंगे। साथ ही साथ टेंडरनेस चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई इंड्रोमेट्राइटिस या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन है कि नहीं। इसके बाद एब्डोमिनल वॉल को असेस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे डिस्टेसिस रेक्टाई हुआ है कि नहीं, दैट इज़ कि हमारा जो एब्डोमिनल मसल है एक दूसरे से सेपरेट तो नहीं हो गए हैं ना, ऐसे ये सारी चीज़ें चेक करेंगे क्योंकि ये हमें LSCS के केसेस में देखने को मिल सकता है। वहीं पे तीसरी चीज़ हम यहाँ पे फंडल हाइट चेक करेंगे। फंडल हाइट का मेजरमेंट करेंगे, हेल्प टू डिटरमाइन द रेट ऑफ यूट्राइन इन्वोल्यूशन। ये क्या बताएगा कि यूट्राइन इन्वोल्यूशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली जो यूट्रस है शुड डिसेंड इनटू द पेल्विस विद इन द 10 to 14 डेज आफ्टर द पोस्टपार्टम। बेसिकली हम लोग ने देखा कि जो पेल्विस होता हमारा जो यूट्रस होता है वो धीरे धीरे डिसेंड करने लगता है। नॉर्मली कहाँ तक रहता है हमारा यूट्रस, अम्बिलिकस तक रहता है, फिर वो मिडवे तक आता है 7 दिन के अंदर, और 7 से 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद ऑस्कल्टेशन करेंगे। ऑस्कल्टेशन में हम लोग देखेंगे बाउल साउंड कैसा है, ताकि देख सके कि इलियस जो है मोबाइल है कि नहीं, या फिर वहाँ पे एनेस्थेसिया के कोई इल इफेक्ट तो नहीं हुआ है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। और असेस करेंगे फॉर द नॉर्मल वेस्कुलर साउंड, कोई भी अब नॉर्मल वेस्कुलर साउंड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करेंगे।
इसके बाद आता है दैट इज पेरिनियल एग्जामिनेशन। पेरिनियल एग्जामिनेशन में क्या बोला गया है कि हम लोग परपेरा वुमन का देखेंगे फॉर असेसिंग द हीलिंग, कि वहाँ पे हीलिंग कैसे हो रहा है, अगर एपिसियोटॉमी लिया है तो उसकी हीलिंग कैसी हो रही है, स्वेलिंग कोई है कि नहीं पेरिनियल रीजन में, या फिर कोई साइंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है ना एपिसियोटॉमी, या फिर टीयर नहीं है ना एपिसियोटॉमी में, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड बर्थ का नहीं है ना, ये सारी चीज़ें असेस करने के लिए वहाँ पे हम लोग पेरिनियल एग्जामिनेशन करेंगे। पेरिनियल एग्जामिनेशन में अगेन वही सेम चीज़ इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे कि हमारा जो एपिसियोटॉमी है उसमें हीलिंग कैसा हो रहा है, या फिर एपिसियोटॉमी टीयर नहीं हुआ है ना, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग या फिर डिस्चार्ज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। इसके बाद साइंस ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, जिसमें पस हो सकता है, फाउल ऑर्डर, डिस्चार्ज या फिर एक्सेसिव पेन अगर हो रहा है तो वो सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है कि किस वजह से हो रहा है। हेमेटोमा का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। इसके बाद पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पे टेंडरनेस है कि नहीं, फिर इंटेग्रिटी ऑफ सूचर, सूचर अच्छे से है कि नहीं, प्रॉपर सूचर हील हो रहा है कि नहीं, डेहिसेंस नहीं हुए ना सूचर, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद पेल्विक फ्लोर का टोन किस प्रकार से है और मसल स्ट्रेंथ वहाँ पे कैसा है, कोई प्रोलाप्स हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाल्पेट करके चेक करेंगे। इसके बाद असेसमेंट ऑफ द फंक्शन, कि वहाँ पे जो यूरिनरी है या फिर बावल फंक्शंस अच्छे से वर्क हो रहा है कि नहीं, कोई इनकंटिनेंस या फिर डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन स्टूल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें असेस करेंगे। और पेन इवैल्यूएशन करेंगे, डिस्कम्फर्ट है कि नहीं ड्यूरिंग द मोमेंट और द सिटिंग, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द परपेरियल ह्यूमन इज एसेंशियल फॉर असेसिंग द लैक्टेशन एंड डिटेक्टिंग द कॉम्प्लिकेशन सच एज मेस्टाइटिस और इंगॉजमेंट। ठीक है, वहाँ पे कोई मेस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू नहीं हुआ है ना, या फिर ब्रेस्ट इंगॉजमेंट नहीं हुआ है ना, या सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में सबसे पहले निपल की कंडीशन देखेंगे कि निपल्स क्रैक्स नहीं है ना, निपल्स में फिशर या फिर ब्लिस्टर ना प्रेजेंट हो। फिर वहाँ पे ब्रेस्ट में रेडनेस या फिर स्वेलिंग है कि नहीं, इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन की तो कंडीशन नहीं है, या फिर ब्रेस्ट इंगॉजमेंट नहीं है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि ब्रेस्ट टेंस है कि नहीं, या फिर ओवरली अपीयर प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में देखेंगे। वहीं पे पाल्पेशन की बात करें तो पाल्पेशन में हम लोग ब्रेस्ट का टेक्सचर देखेंगे, ताकि वहाँ पे चेक कर सके कि कोई लम्ब्स है कि नहीं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर कोई एरिया ऑफ हार्डनेस तो नहीं प्रेजेंट है। फिर मिल्क फ्लो चेक करेंगे, ठीक है, कि एडिक्वेट मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई ब्लॉक डक्ट्स है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। एंड देन लिम्फ नोड्स एग्जामिन करेंगे, सुप्राक्लोइकर या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को चेक करेंगे फॉर द स्वेलिंग, ताकि वहाँ पे जो सेकेंडरी पल्मोनरी या फिर कोई मैलिग्नेंसी तो है कि नहीं, ये सारी चीज़ें असेस करने की। इसके बाद फंक्शनल असेसमेंट आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लैचिंग और फीडिंग कैसे हो रहा है, बेबी का लैच कर रहा है कि नहीं, बेबी अच्छे से जो निपल्स है उसको लैचिंग कर रहा है कि नहीं, और फीडिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करेंगे। और पेन का इवैल्यूएशन करेंगे, डिस्कम्फर्ट का पता करेंगे, पूछेंगे कि वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के समय पेन तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन में करते हैं। वहीं पे साइकोलॉजिकल एग्जामिन असेसमेंट में हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं फॉर द पोस्टमार्टम डिप्रेशन और द एंजाइटी। उसके बाद लोचिया असेसमेंट करेंगे, ताकि डिस्चार्ज देख सके, कलर देखेंगे, डिस्चार्ज का अमाउंट देखेंगे और ऑर्डर देखेंगे, और चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन के तो साइंस नहीं है। और लास्ट में हम लोग लेग एग्जामिनेशन करेंगे फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि हमारा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है ड्यू टू द बेड रेस्ट या फिर लेस लेग मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द परपेरियल चेंजेस। तो परपेरियल चेंजेस में एग्जामिनेशन एक टाइम पे आपको नहीं याद रहेगा, चलेगा। परपेरियल चेंजेस में आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि परपेरियल चेंजेस होता क्या है। जो चेंजेस हमें परपेरियल पीरियड में देखने को मिलता है उसको हम लोग परपेरियल चेंजेस बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग ने क्या देखा कि इन्वोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो हमारा यूट्राइन या जेनेटल ट्रैक्ट होता है, ब्रेस्ट होते हैं, या फिर अदर जो पेल्विक ऑर्गन आते हैं वो अपने प्री ग्रेविडा स्टेज में आते हैं। इसमें फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल में आपको याद रखना है कि इन्वॉल्यूशन इन द यूट्रस हम लोग ने देखा, फिर लोक्शिया देखा, फिर इन्वॉल्यूशन इन द जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर हम लोग ने वल्वा हो गया, या फिर जो एक्सटर्नल जेनेटाइलिया है वहाँ पे चेंजेस देखा। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। साथ ही साथ अदर चीज़ें जैसे कि जनरल एग्जामिनेशन में वाइटल्स, पल्स, बीपी या फिर ब्लड वैल्यूज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको परपेरियल चेंजेस के अंदर वहाँ पे लिखना होगा। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू परपेरियल चेंजेस क्लियर हो गई होंगी। बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस पे क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के इजीली पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आप इजीली एग्जाम में लिख सकें।
होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में इसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।